मेरा नाम पप्पू कुमार है। आई एम अ टीचर ऑफ बायोगुरु और आज हम हिस्ट्री से एक टॉपिक उठा रहे हैं सिल्क रूट के बारे में। जैसा कि सिल्क रूट जो कि ट्रेड रूट था, सिल्क रूट को ट्रेड रूट भी कहा जाता है, जो बेसिकली चाइना से ले करके पूरा यूरोप को कनेक्ट करता था। ये सिल्क रूट जो है चाइना में ईस्ट से स्टार्ट होता था और ये आपका यूरोप में वेस्ट तक जाता था। अगर हम बात करें इस रूट का लंबाई का बारे में, इसके लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो इसका लेंथ 6000 किलोमीटर से लेकर के 9000 किलोमीटर के बीच में था। और ऐसा कहा जाता था कि ये जो रूट है, सिल्क रूट जो है, इसको ट्रैवल करने के लिए चाइना से, जो कि इंडिया होते हुए यूरोप को कनेक्ट करता था, ये रूट एशिया और बेसिकली यूरोप को कनेक्ट करने वाला रूट था। और इस रूट का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो लगभग 6 मंथ था। मतलब ये है कि ये जो रूट है आपका चाइना से लेकर के यूरोप तक जाने में पूरा जो लॉन्ग डिस्टेंस था, इसको ट्रैवल करने में लगभग 6 मंथ का टाइम लगता था। इस रूट से बेसिकली जो सिल्क, जूट, कॉटन और कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो थे, जो एशिया से यूरोप एक्सपोर्ट किया जाता था। और अगर हम बात करें यूरोप से, तो यूरोप से कुछ मेटल होते थे जिसमें आपका गोल्ड है या सिल्वर है, तो ये सारा जो मेटल होता था वो यूरोप से ट्रांसपोर्ट किया जाता था एशिया। तो ये बेसिकली जो रूट होता था ये सिर्फ ट्रेड रूट नहीं था, इसके अलावा बहुत सारे जो ब्रिटिश या फिर यूरोपियन मिशनरीज जो होते थे वो लोग भी इस रूट का यूज करके एशिया जाते थे। जैसे अगर हम बात करें क्रिश्चियन मिशनरीज का, तो वो लोग भी इस रूट का यूज करके आप एशिया जाते थे। एशिया में आपका इंडिया, चाइना और अदर कंट्रीज़ में अपने रिलीजन को स्प्रेड वगैरह करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें यूरोपियन लोगों का, तो इसमें एक व्यक्ति था, जैसा कि आप जानते हैं कोलंबस के बारे में, क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। वो व्यक्ति सबसे पहले वो इंडिया को डिस्कवर करना चाह रहा था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो स्पेन से निकला और वो इंडिया को डिस्कवर करने के प्लेस में वो कैरेबियन आइलैंड तक पहुंचा। कैरेबियन आइलैंड पहुंचा। उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद वो फिर उसको पता चला कि आगे वो एक बड़ा सा लैंड मास है और वहाँ फिर वो क्यूबा तक गया। क्यूबा जाने के बाद फिर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका का डिस्कवरी किया। उसके बाद फिर वही कोलंबस और स्पेनिश लोग साउथ अमेरिका का भी डिस्कवरी उनके द्वारा किया गया। तो इस तरह से कोलंबस और स्पेनिश और यूरोपियन लोग जो थे वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का डिस्कवरी किए और साथ ही साथ कैरेबियन आइलैंड का भी वो डिस्कवरी किए थे। तो ये सब जो आइलैंड हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका का बात हो या कैरेबियन आइलैंड का बात हो या साउथ अमेरिका का बात हो, तो इसमें कुछ जो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता था जो यहाँ प्रोड्यूस किया जाता था, जिसमें आपका टोमेटोज़ है, पोटैटोज़ है, उसके बाद आपका स्वीट पोटैटोज़ है। तो ये सब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था, उसके बाद मैज़ है जिसको हम लोग कॉर्न भी बोलते हैं। तो ये सब जो प्रोडक्ट था वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड पर ही ये सब प्रोड्यूस किया जाता था। और ये सब प्रोडक्ट के बारे में यूरोपियन लोगों को और एशियन लोगों को कुछ पता नहीं था। तो जब कोलंबस और स्पेनिश और यूरोपियन लोगों ने आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड पर अपना कब्जा जमाया, तो यहाँ पर जो ये सब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते थे, ये सब ट्रांसपोर्ट यहाँ से वो बेसिकली यूरोप करने लगे। अब मतलब साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से
कैरेबियन आइलैंड से, ये सब सारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता था, इसके अलावा जो गोल्ड है या फिर और भी मेटल है जैसे सिल्वर है, ये सब सारा मेटल यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यूरोप ले जाया जाने लगा और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ये सारा मेटल एशिया तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जैसा कि हम बता चुके हैं, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों मास लैंड है और कैरेबियन आइलैंड में भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है। इस पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूरोपियन लोगों को, दैट मीन्स स्पेशली स्पेनिश लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का आवश्यकता था, इसीलिए उन लोग के पास लेबर का स्कार्सिटी था। दैट्स वाई मीन्स यूरोपियन पीपल मेड स्लेव ऑफ अफ्रीकन पीपल। उन लोगों ने अफ्रीकन पीपल को गुलाम बनाया, स्लेव बनाया और यहाँ से लेबर को, अफ्रीका से लेबर को और इंडिया से लेबर को इस सिल्क रूट के माध्यम से ही यूरोप तक ले जाया जाता था और फिर वहाँ से उन लोग को एग्रीकल्चरल वर्क में, माइनिंग में उन लोग को इन्वॉल्व करने के लिए नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड और साउथ अमेरिका भेजा जाता था। तो इस तरह से सिल्क रूट एक ग्लोबल रूट था जो बेसिकली एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था, बट बाद में वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भी कनेक्ट करने लगा। जैसा कि मैंने कहा है कि यूरोपियन लोग, विशेष करके स्पेनिश लोग, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका पर कब्जा कर लिए थे। अगर हम बात करें स्पेनिश लोगों का, तो स्पेनिश लोग आपका स्मॉल पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड था, स्मॉल पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड था। तो वो लोग जब यूरोप से साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका या कैरेबियन आइलैंड पहुंचा, तो वहाँ पर वहाँ का जो ट्राइबल पीपल थे, उन लोगों को इस स्मॉल पॉक्स वायरस के बारे में पता नहीं था। तो इन लोगों ने इन आइलैंड पर, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड पर इस स्मॉल पॉक्स वायरस को स्प्रेड कर दिया, जिसके कारण अगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का अगर बात करें तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेयर किल्ड ड्यू टू दिस वायरस। इस वायरस के कारण यहाँ का जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड का जो ट्राइबल लोग थे वो काफ़ी वीक हो गए। इसका फ़ायदा यूरोपियन लोगों के द्वारा उठाया गया और उन लोगों ने साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया और बड़ा बड़ा जो आपका लैंड था जिसमें माइनिंग वगैरह होता था, बहुत सारा जो एग्रीकल्चरल लैंड था, सारा कब्जा कर लिया गया। और उसको कब्जा करने के लिए और उस पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने के लिए यूरोपियन पीपल नीडेड सेवरल लेबर, लार्ज स्केल ऑफ लेबर, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजन दैट लेबर was exported. Labor were exported from Africa and some part of India by using this trade route, that is Silk Route. Thank you.